हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। इस टॉपिक को समझिए अच्छे से। हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? हम क्या करेंगे, इसे कनेक्ट करेंगे हमारे पिछले वीडियो से। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था? पिछले वीडियो में मैंने समझाया था कि पार्लियामेंट जो है हमारी, तो पार्लियामेंट या फिर आप ऐसा समझ लो, पहले ये समझो, पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर जो है, तो यहां सिर्फ क्या है, शब्दों का खेल है। लेजिस्लेचर हमारा एक ऑर्गन हो गया जो क्या करता है, जो लॉज बनाता है, सारी चीजें करता है। तो उस सेंस में लेजिस्लेचर जो है, अब लॉ बनाने के लिए लोग जो है, तो ऐसा तो नहीं कि कहीं भी छत पे बैठ के काम करने लगेंगे, ठीक है। उन्हें एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन चाहिए रहेगा ना, जहां पे बैठ सके वो। तो पार्लियामेंट वो हमारा संसद भवन है जो दिल्ली में है। स्टेट के लिए अलग अलग स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है। तो वो जो स्ट्रक्चर होता है उसे पार्लियामेंट कहा गया है, ठीक है। अब देखो क्या है, पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है? अब आप बोलोगे सर ये तो 6th क्लास में हमने पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था 6th क्लास में? कि 6th क्लास में हमने जाना था, समझा था कि लेजिस्लेचर जो होता है तो एक ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है, वो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट लॉज बनाता है, खत्म, ठीक है। सेफ साइड पे इतना बोल के आगे निकल जाओ, हमने सही आंसर दिया सर, हम जीत गए। तो ऐसा नहीं है। अभी अब क्या, आप 6th में नहीं हो ना, अब 11th में आ गए हो। अब आपको गोता लगाना है नीचे, ठीक है, और इन डेप्थ समझना है चीजों को। तो देखो, नो डाउट पार्लियामेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉस, ठीक है, लेजिस्लेट लॉज, इसीलिए उसे लेजिस्लेचर कहा जा रहा है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी क्या है, पार्लियामेंट इज कंसिडर्ड एज द सेंटर ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेसेस, ठीक है। 3 भारी भारी शब्द, सेंटर ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेसेस। सबसे पहले डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस क्या होती है वो समझो। तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस मतलब ये होता है कि मान लो आप डेमोक्रेसी में सिर्फ लॉ बनाने तक तो नहीं रहेगी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी है तो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। डेमोक्रेसी है तो क्या कह सकते हैं कि लोग अपोज करेंगे किसी चीज को, जो ना पसंद है उसको अपोज करो, ठीक है। डेमोक्रेसी है तो आप सपोर्ट करोगे चीजों का। डेमोक्रेसी है तो दुनिया भर की जितनी भी आप डेमोक्रेटिक आइडियाज है उन्हें प्रैक्टिस करोगे। अब प्रैक्टिस कहां करोगे? अपने छत पे नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, अब हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स कौन हो गए? लेजिस्लेचर हो गए, ठीक है। तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, तो इन सारी पॉलिटिकल प्रोसेस को अगर प्रैक्टिस करेंगे, या फिर इन सारी पॉलिटिकल प्रोसेस, इन सारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस को वो प्रैक्टिकली जब अपनाएंगे, तो कहां अपनाएंगे? वो पार्लियामेंट में ही तो अपनाएंगे। जैसे डेमोक्रेसी में आपको आवाज उठाने का पूरा अधिकार है। आपको अगर कोई चीज लग रही है गलत है तो गलत है वो, ठीक है। अब आप कहां बोलोगे गलत है तो गलत है? तो आप आपके रिप्रेजेंटेटिव्स आपके बिहाफ पे बोलेंगे, ऐसी जगह बोलेंगे जहां पूरा देश सुने। तो कहां बोलेंगे? वो पार्लियामेंट में बोलेंगे। आया ना समझ? तो उस सेंस में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हमारी आवाज को क्या करते हैं? हमारी आवाज को रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो पार्लियामेंट को सिर्फ लॉ बनाने तक सीमित नहीं रखना है। पार्लियामेंट क्या है? सेंटर ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस है। आगे ना समझ में? ये पार्लियामेंट की क्या हो गई? सिग्निफिकेंस हो गई, ये पार्लियामेंट की इंपॉर्टेंस हो गई है। तो अब अगर आप देखेंगे कि डेमोक्रेसी जो है, तो डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज इनकन्वेंसिबल विदाउट अ रिप्रेजेंटेटिव एफिशिएंट एंड इफेक्टिव लेजिस्लेचर। पार्ट को समझो अच्छे से। क्या है कि डेमोक्रेसी को क्या कहा जा रहा है? इनकन्वेंसिबल, मतलब ये समझ से बाहर है डेमोक्रेसी। कब? अगर रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे डेमोक्रेसी में, तो अगर डेमोक्रेसी में एफिशिएंट और इफेक्टिव लेजिस्लेचर नहीं है तो, ठीक है। तो उस सेंस में आप चीजों को रिलेट करना क्लियर है कि आप अगर कह रहे हैं कि आपकी कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिक है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है? क्योंकि पार्लियामेंट में ही तो रिप्रेजेंटेटिव्स जा पाएंगे, ठीक है। और अगर रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी नहीं होगी। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी जनता ही तो है। डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। तो उस सेंस में क्या है कि आपको अगर डेमोक्रेसी को, ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेसेस को अडॉप्ट करना है, तो आपको रिप्रेजेंटेशन तो लाना होगा। अब रिप्रेजेंटेशन अगर आप, मतलब ये रिप्रेजेंटेशन वाला टूल अगर आपके पास होगा आपकी डेमोक्रेसी में, तो वो कहां पे आप प्रैक्टिस करोगे? पार्लियामेंट में। तो इस सेंस में डेमोक्रेसी इज इनकन्विंसिबल विदाउट रिप्रेजेंटेटिव्स, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव लेजिस्लेटर्स, ठीक है। अगर मान लो किसी को भी पहुंचा दोगे क्या इस तरह से कि जाओ लॉ बनाओ? नहीं, आपको अच्छे लोग चाहिए रहेंगे जो सोच के समझ के काम कर पाए, ठीक है, जो लीड कर पाए। और वो लोग कहां जाएंगे? पार्लियामेंट में जाएंगे। तो इस सेंस में पार्लियामेंट की जरूरत इसलिए है क्योंकि डेमोक्रेसी में जो भी फीचर्स है, तो डेमोक्रेसी के सारे फीचर्स को प्रैक्टिस अगर करना है तो आपको पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेचर की जरूरत पड़ेगी। आ गया समझ में यहां तक? ठीक है। तो देखो एक सिंपल सी चीजें मैं बताता हूं, एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं, क्लियर हो जाएगी अपने आप चीजें। क्या कि आपकी स्कूल में एनुअल फंक्शन हो रहा है, तो एनुअल फंक्शन में डांस ऐसा थोड़ी ना है कि वो स्विमिंग पूल में जाके डांस करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको स्टेज लगेगा नहीं लगेगा बताओ, ठीक है। तो वो स्टेज का काम कौन कर रहा है? पार्लियामेंट। अब स्टेज को सिर्फ ऐसा मत समझ लेना कि स्ट्रक्चर है, उसकी सिग्निफिकेंस भी होती है ना कि सारी चीजें स्टेज से एक प्लेटफॉर्म मिलता है वो, ठीक है। सिर्फ सीमेंट का एक चबूतरा नहीं बना होता है ना, वो एक प्लेटफॉर्म की तरह, उसकी एक अपने आप में मर्यादा है। तो वही चीज पार्लियामेंट की भी, कि पार्लियामेंट अपने आप में
फोरम है जहां से आप देश को रिप्रेजेंट करते हो, जहां पे आप देश के लिए आवाज उठा सकते हो। तो ये जरूरत, ये नीड है पार्लियामेंट की। व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट? ठीक है, अब इतना कभी मत बोलना कि पार्लियामेंट में सिर्फ लॉ बनते हैं। मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई है, इससे एकदम मसालेदार आंसर लिख सकते हो आप। ठीक है, वो हो गया। तो अब देखो पार्लियामेंट के और भी बहुत सारे काम होते हैं, इस कारण से हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, पार्लियामेंट मेक लॉज, कानून बनते हैं पार्लियामेंट में। ठीक है, इट होल्ड्स द रिप्रेजेंटेटिव्स अकाउंटेबल। अब क्या होता है कि आपके रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स कुछ भी काम कर रहे हैं गड़बड़ गड़बड़ सा, ठीक है, अब कुछ भी काम गड़बड़ गड़बड़ सा कर रहे हैं तो वो तो अपने हिसाब से कुछ भी काम करके निकल जाएंगे, इधर उधर 19-20 हो जाएंगे। लेकिन पार्लियामेंट में जब जाएंगे तो पार्लियामेंट में उनसे सवाल पूछा जा सकता है। तो इस सेंस में क्या है, पार्लियामेंट जो है तो रिप्रेजेंटेटिव्स को अकाउंटेबल रखती है। नहीं तो वो अगले साल 5 साल बाद आएंगे वोट लेने वापस, लेकिन जब बार बार पार्लियामेंट में जाएंगे तो उनके ऊपर सवाल उठाया जा सकता है अगर वो गलत काम करेंगे। तो इस सेंस में क्या है, पार्लियामेंट होल्ड्स द रिप्रेजेंटेटिव्स अकाउंटेबल। वो पार्लियामेंट जो होती तो इट कीप्स द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन देयर टोज। ठीक है, टोज पे रखती है उन्हें। फिर क्या है, पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। हाँ जी, ये पिलर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? पिलर समझते हो ना, पिलर, पिलर मतलब क्या, जैसे एक छत है, तो एक छत में क्या होता है, आप देखते हो कि 4 इस तरह के पिलर रहेंगे तब जाके वो छत टिका रहेगा। अगर पिलर नहीं होंगे तो छत तुम्हारे सिर पे आ जाएगा। तो उस सेंस में क्या है कि अगर आप देखोगे तो कितने 3 मेन ऑर्गन देखे आपने। अब बोलोगे सर 3 पिलर के बिना तो छत टिक ही नहीं पाएगी, तो अभी मैं पूरे पिलर वाली कहानी समझाऊंगा आपको। ठीक है, लेकिन आप ऐसे समझोगे तो 3 मेन ऑर्गन या फिर 3 पिलर जो हैं डेमोक्रेसी के, तो 3 पिलर किस किस को कहा जाता है? 3 ऑर्गन, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। ठीक है, पहले भी पढ़ा है हमने। तो उस सेंस में क्या है कि एक मेन पिलर कौन हो गया? लेजिस्लेचर हो गया। चौथा पिलर भी होना चाहिए ना, लेकिन सर हाँ, तो चौथा पिलर भी है। ठीक है, चौथा पिलर किसे कहा जाता है पता है? डेमोक्रेसी का। 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इज कंसीडर्ड एज मीडिया। मीडिया को चौथा पिलर कहा जाता है। शर्म आती कभी कभी कहते हुए कि ये चौथा पिलर है ही नहीं, और है भी तो वो कहां है पता है? कि एक तो है नहीं, वो समझ आता है, वो गड्ढे में बहुत ज्यादा, वो उल्टा है पूरा नीचे के नीचे, समझ रहे हो? तो मीडिया की स्थिति बहुत बुरी है हमारे देश में। तो डेमोक्रेसी मीडिया के भरोसे तो नहीं चल सकती है। तो खैर ऑप्टिमिस्टिक साइड पर रहता हूं मैं हमेशा। तो सोचता हूं कि कल को आप ही में से कुछ लोग जब इन मुद्दों को पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, ठीक है, तो कुछ सोचना यार इसके बारे में। ठीक, भारत दिखता है कल का मुझ में, आप में मुझे। अब आगे अगर देखते हैं तो व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट में मैंने आपको ये बता दिया कि पार्लियामेंट जो है, तो पार्लियामेंट की सारी कहानी हो गई। ये सारी कहानी के बाद में अगर आप आगे देखते हो तो क्या है कि डेमोक्रेसी जो है, तो डेमोक्रेसी इनकन्विंसिबल है अगर ये सारी चीजें ना, और ये सारे पॉइंट्स जो बताए, रिप्रेजेंटेटिव, एफिशिएंट, इफेक्टिव लेजिस्लेचर, ये सब कुछ पार्लियामेंट में ही होगा। पार्लियामेंट के ये काम होते हैं, लॉज बनाती है, ये करती है, वो करती है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम क्या आती है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि डिस्पाइट दिस पोजीशन मतलब कि पार्लियामेंट की इतनी सिग्निफिकेंट पोजीशन होने के बावजूद भी, ठीक है, समझना इस पॉइंट को, पार्लियामेंट की इतनी सिग्निफिकेंट पोजीशन होने के बावजूद भी क्या होता है, सम साइड्स आर रिमार्क दैट पार्लियामेंट इज डिक्लाइन। ठीक है, कुछ लोग, कुछ स्कॉलर्स जो हैं वो क्या कहते हैं कि पार्लियामेंट डिक्लाइन हो चुकी पूरी तरह से। सवाल आता है मन में कि ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? ठीक है, उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये देखने को मिला है कि लेजिस्लेचर इज बीन टेकन ओवर बाय एग्जीक्यूटिव जो है तो अपनी पावर को इतना एक्सेसिवली एक्सरसाइज करने लगे हैं कि उन्होंने लेजिस्लेचर को दबा दिया है अपने नीचे। ठीक है, लेजिस्लेचर की जो इन्फ्लुएंस है, लेजिस्लेचर की इन्फ्लुएंस एग्जीक्यूटिव के सामने निल हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। ठीक, तो ये आर्ग्यूमेंट कुछ स्कॉलर्स का है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि एग्जीक्यूटिव बहुत ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। अब आप किस कैटेगरी में जाना चाहोगे? मतलब आपको भी ऐसा लगता है क्या कि हाँ एग्जीक्यूटिव बहुत स्ट्रांग होते जा रहे हैं, या फिर आप कहोगे नहीं नहीं सर, लेजिस्लेचर की भी अपनी सिग्निफिकेंस है और एग्जीक्यूटिव की भी अपनी एक सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ पे अब ये पॉइंट तो ये आ गया कि वो बोल रहे हैं कि लेजिस्लेचर तो गया, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हम अभी लेजिस्लेचर चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, लेजिस्लेचर को सपोर्ट करना है, तो काउंटर आर्ग्यूमेंट देंगे हम। क्या काउंटर आर्ग्यूमेंट देंगे? तो देखो यहाँ पे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास में, नहीं लेजिस्लेचर इज नॉट डिक्लाइन। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन बन के आता है कि प्रोवाइड सम काउंटर आर्ग्यूमेंट, देखो शब्द बदल जाएंगे क्वेश्चन के, लेकिन आपको एसेंस समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन अगर इस तरह से आ गया, प्रोवाइड सम काउंटर आर्ग्यूमेंट दैट पार्लियामेंट हैज डिक्लाइंड इट्स अथॉरिटी इन फ्रंट ऑफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है, विल यू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट और नॉट? तो अब आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करना है, क्वेश्चन खुद बोल रहा है, तो ये आप लिख सकते हो। जैसे क्या है कि इवन वेरी स्ट्रॉन्ग कैबिनेट्स मस्ट रिटेन मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर। अगर एग्जीक्यूटिव पावरफुल हो भी रहे हैं ना, तो एग्जीक्यूटिव को अपनी पावर एक्सरसाइज करने के लिए हमेशा क्या चाहिए रहेगा? मेजोरिटी चाहिए रहेगी लेजिस्लेचर में। तो लेजिस्लेचर की तो अपनी सिग्निफिकेंस है ही, लेजिस्लेचर में जिस दिन मेजोरिटी गिर गई उस दिन सरकारें गिर जाएंगी। ठीक है, कितना ही स्ट्रॉन्ग कैबिनेट क्यों ना हो, लेजिस्लेचर में अगर सपोर्ट नहीं है, मेजोरिटी नहीं है, तो वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब फिर क्या होता है, अ स्ट्रॉन्ग लीडर हैज टू फेस पार्लियामेंट एंड आंसर टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव कितना ही स्ट्रांग हो जाए,
ठीक है, कितनी ही पावर, कितना ही पैसा हो, कितना ही सपोर्ट हो, लेकिन अगर वो सही काम नहीं करेगा तो पार्लियामेंट में उसके अगेंस्ट में सवाल उठाए जाएंगे और वहां पे लोगों को उसका जवाब, मतलब वहां पे उस लीडर को उसका जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस सेंस में क्या है, ये पॉइंट भी पार्लियामेंट के सपोर्ट में है कि स्ट्रॉन्ग लीडर हैज टू फेस द पार्लियामेंट एंड आंसर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। व्हाट्स नेक्स्ट, तो अगर तीसरा देखेंगे, रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डेमोक्रेटिक एंड ओपन फोरम ऑफ डिबेट। पार्लियामेंट की सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस ये है, दूसरे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में आप वो ट्रांसपेरेंसी नहीं ला सकते हो जो पार्लियामेंट में है। पार्लियामेंट क्या है, हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन है, डिबेट है, ठीक है, हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक एंड ओपन फोरम। तो वहां पे क्या है, जो भी मुद्दा है, किसानों से जुड़ा मुद्दा है वो उठाया जाएगा, ठीक है, महिलाओं से जुड़ा मुद्दा है वो उठाया जाएगा, हर चीज पे, करप्शन से जुड़ा मुद्दा है वो उठाया जाएगा और ओपनली डिस्कस किया जा सकता है। कहां पे, पार्लियामेंट में। तो रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डेमोक्रेटिक एंड ओपन फोरम ऑफ डिबेट। व्हाट्स नेक्स्ट, तो अगला देखें अगर, तो इट इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। जो अगर बात करते हैं पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट जो है सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है जितने भी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है। जैसे आप एग्जीक्यूटिव देखोगे और जुडिशरी देखोगे, तो मैंने वही कहा था आपसे स्टार्टिंग में, शायद नहीं बताया था, बता देता हूं कि आप जैसे दूसरे ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट देखोगे, मान लो आपने क्या देख लिया, परमानेंट एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, आपने आईएएस आईपीएस को देख लिया, तो वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ठीक है, वो अपनी पोटेंशियल से अपने देश के लिए सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। जुडिशरी को देखोगे तो जुडिशरी भी उतनी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। लेकिन अगर आप बात करते हो पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट कैसे डिक्लाइन हो सकती है, पार्लियामेंट तो हमेशा सबसे ज्यादा क्या रहती है, रिप्रेजेंटेटिव रहती है। इट इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट में जो लोग हैं उन्हें हमने चूज किया है, ठीक है, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव से, तो वो इतना रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है, तो वो कैसे डिक्लाइन होगा बताओ। ठीक है, अगला क्या है, वेस्टेड विद द पावर टू चूज एंड डिसमिस द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट जो है, तो पार्लियामेंट के पास सबसे बड़ी पावर ये होती है कि आप कह रहे हो एग्जीक्यूटिव ने दबा दिया पार्लियामेंट को, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू चूज एंड डिसमिस द गवर्नमेंट। किसी भी गवर्नमेंट को चूज करना, डिसमिस करना, इस चीज की पावर होती है पार्लियामेंट के पास में। जहां मेजोरिटी गिरी, सरकारें गिर जाती है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है। काउंटर आर्ग्यूमेंट से आप क्या बोल सकते हो, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ये झूठा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, झूठा है, मतलब पार्लियामेंट की जो पोजीशन है, पावर है, वो डिक्लाइन नहीं हुई है। क्लियर है। एक एग्जांपल जैसे आपकी बुक में जो केस स्टडी टाइप से दिया, तो उसे आप पढ़ना समझना। उसमें ये दिया गया है कि किस तरह से इशू ऑफ इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ यूरिया एट डिफरेंट टाइम। यूरिया क्या होता है पता है, यूरिया खाद की तरह डाला जाता है, कहां, खेतों में। तो ये यूरिया जो, इस पर सब्सिडी मिलती है बहुत ज्यादा, गवर्नमेंट को देना पड़ती है, क्योंकि कितने सारे किसान है हमारे यहाँ। तो इसके प्राइस में जब जैसे जैसे कभी कभी प्राइस हाइक हुआ, या फिर पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है, कोई एग्जीक्यूटिव अगर ऐसे लॉ ले आता है कि इसका प्राइस बढ़ाना, ये करना, वो करना है, तो पार्लियामेंट में उस मुद्दे को उठाया जा सकता है। और पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठता है, तो उस प्राइस को, जो प्राइस हाइक हो रहा था, उसे वापस रिड्यूस भी करना पड़ा। ये हिस्ट्री में मतलब हमें कुछ देखने को, मतलब पॉलिटिकल हिस्ट्री में आपको कुछ ऐसे इंस्टेंसेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये बताते हैं कि पावर जो है पार्लियामेंट की बहुत ज्यादा होती है, पार्लियामेंट की पावर कभी डिक्लाइन नहीं होगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये बता दिया, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। समझ में आया सब कुछ। अब पार्लियामेंट की जरूरत क्यों होती है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब हम ये देखेंगे पार्लियामेंट में, चलो मैं आपको बता देता हूं, पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं। आप बोलेंगे वाह सर, ठीक है, ये तो हमें पहले से पता है। अब 2 हाउसेस की क्यों जरूरत पड़ती है, ये नहीं पता है आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, यही डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाई डू वी नीड 2 हाउसेस इन पार्लियामेंट। ठीक है, हमारे पार्लियामेंट में 2 हाउसेस कौन कौन से हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। आशा करता हूं आप सभी को पता है, तो आप सभी बताएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में वही देखने वाले हैं कि हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, मतलब पार्लियामेंट में 2 हाउसेस की जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाई डू वी हैव 2 हाउसेस इन पार्लियामेंट। हमारा टॉपिक यहां पे कंप्लीट होता है मैग्नेट ब्रेन्स पर। इसी तरह से क्लास 4th से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। किसी प्रकार का डाउट है, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।